विधि विश्वविद्यालय राजस्थान श्री मनीष कुमार शर्मा, समन्वयक शांति एवं नॉन वायलेंस सेल, अहिंसा सेल, श्री राज्य स्तर पर आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित पुरस्कृत सम्मानित हमारे प्रतिनिधि श्री कोदरमल बुनकर बांसवाड़ा, एआर वेलफेयर फाउंडेशन जामडोली के अध्यक्ष श्री एआर खान साहब, डॉक्टर मेनका भूपेश, अध्यक्ष अरमान फाउंडेशन जयपुर, श्री महावीर जिंदल एडवोकेट, वेबिनार के थ्रू ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं श्री पीवी राजगोपाल, गांधीवादी विचारक एवं पूर्व उपाध्यक्ष गांधी पीस फाउंडेशन, श्री सुब्बाराव जी, गांधीवादी विचारक। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर साहिबान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष पर जिला स्तर पर गठित समितियों के सम्मानित सदस्य, अधिकारीगण, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग, जिला स्तर पर आज जो विद्यार्थी 17 विद्यार्थी सम्मानित होंगे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसके अलावा सामाजिक उत्थान अल्पसंख्यक कल्याण के लिए समर्पित प्रतिनिधिगण भी जिला स्तर पर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। अभी हमारे बीच श्री साले मोहम्मद जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक भी ऑनलाइन वेबएक्स के जरिए जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि के बाद अब मैं आग्रह कर रहा हूं शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी से कि आप स्वागत उद्बोधन दें। नमस्कार। हम सबके प्रेरणा स्रोत अहिंसावादी गांधीवादी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, उपस्थित माननीय मंत्रीगण श्री राजेंद्र यादव साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं वेबएक्स से जुड़े हुए आदरणीय श्री शाले मोहम्मद साहब, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव महोदय एवं सभी अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो प्रमुख वक्तागण हैं, आदरणीय देवस्वरूप जी और वेबएक्स के माध्यम से जुड़े हुए राजगोपाल जी और आदरणीय सुब्बाराव जी, और प्रदेश भर से जो सभी अंबेडकर विचारक जुड़े हैं, सामाजिक प्रतिनिधि जो जुड़े हैं और जिले में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके जो प्रतिनिधिगण आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं सबका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो 130वीं जयंती है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार, और उन्होंने एक जो रचनात्मक नेतृत्व प्रदान किया और उन्होंने कहा कि इस अवसर को एक सामाजिक प्रतिनिधियों के सम्मेलन के रूप में मनाया जाए, जिसमें सर्व समाज की क्या भूमिका हो सकती है जिससे कि प्रदेश में शांति स्थापित हो। और कोविड के कारण इस कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से आयोजित करना पड़ रहा है, और फिर भी इसमें सहभागिता बहुत अच्छी है। जिलों में भी मैं देख पा रहा हूं कि सभी लोग जोर शोर से और काफी लोग जमा हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। इसी प्रकार संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी दे रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के जो निर्देशक तत्व हैं, उसके अनुसार भी चाहे अनुसूचित जातियां हो, जनजातियां हो, अन्य पिछड़े वर्ग हो, उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है और उसके लिए आगे कृत संकल्पित है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आज का जो कार्यक्रम है उसको इस प्रकार की सार्थक चर्चा हो जिससे कि अंबेडकर साहब का जो सपना था, जो उन्होंने संविधान में लिखा भी है कि भारत में एक इस प्रकार का समाज स्थापित हो जिसमें आपस में भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, बंधुत्व की भावना हो, इससे प्रदेश में भी शांति रहे, सब जगह अमन चैन रहे और प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली हो। धन्यवाद। आभार शासन सचिव महोदय। बाबा साहब ने एक ऐसे समाज की संकल्पना की थी, एक स्वप्न देखा था जहां सामाजिक न्याय सभी को मिले, सभी समान रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और सभी मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज के इस पावन अवसर पर सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए संगोष्ठी का आयोजन भी कर रहे हैं और इसी क्रम में मैं सबसे पहले विनम्र आग्रह कर रहा हूं आदरणीय श्री देव स्वरूप जी, माननीय कुलपति भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से, कि वो इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव जी और यहाँ उपस्थित और ऑनलाइन जुड़े सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और अंबेडकर जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए और सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन। ये बात सही है कि समाज की बेहतरी के लिए शांति जरूरी है, समाज की प्रगति के लिए शांति जरूरी है और समाज के निरंतर विकास के लिए सभी वर्गों की शांति, उनका सहयोग आवश्यक है। सर्व समाज ये जो शब्द है ये मूल रूप से उन वर्गों का समूह है जो सदियों से वंचित रहे और बाद में उनको एक एंटिटी मिली और वो जो एंटिटी मिली उसका श्रेय जाता है आज जिनका जन्मदिन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने इन वर्गों को एक पॉलिटिकल एंटिटी दी, उन्होंने इन वर्गों को इनमें चेतना पैदा की, उनमें उनके भविष्य के प्रति आशा पैदा की और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश की आजादी के आंदोलन में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, एक समाज सुधारक और एक पॉलिटिकल लीडर या सोशल रिफॉर्मर की तरह कि उन्होंने इन वर्गों को पहली बार यह एहसास कराया कि समाज के निर्माण में, समाज के बेहतर निर्माण में उनका बहुत योगदान हो सकता है। समाज के संसाधनों पर उनका भी उतना ही हक है जितना अन्य वर्गों का और उन्होंने जो एक मानसिकता थी वंचित वर्गों की कि इस व्यवस्था में उनकी कोई जगह नहीं है, उसको आशा के रूप में तब्दील किया और देश के आंदोलन में बहुत बड़ी तादाद में इन वर्गों ने भूमिका निभाई। बाबा साहब का जन्मदिन है और मुख्य आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज के जो भिन्न भिन्न यूनिट्स हैं, अंग हैं, उनमें अगर कोऑर्डिनेशन न हो, उनमें समायोजन न हो, उनमें इंटीग्रेशन न हो तो ये बहुत मुश्किल है कि संतुलित तरीके से व्यवस्था संचालित हो सके। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस प्रदेश में कम से कम समाज के सभी वर्ग अपना सभी संसाधनों पर सहयोग अधिकार समझते हैं और एक संतुलित तरीके से समाज के वर्ग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज के अवसर पर बहुत सारे जो पुरस्कार हैं वो भी डॉक्टर बाबा साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो वो एक ऐसे प्रतीक हैं। बाबा साहब को किसी वर्ग विशेष से कोई भी द्वेष नहीं था। वो ये चाहते थे कि समाज के जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं,
जो सदियों से वंचित रहे हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और आजादी जब मिली, गांधी जी से उससे पहले बहुत से लोग गांधी जी को और बाबा साहब को भिन्न भिन्न तरह से आंकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में, इसको इंटीग्रेट करने में, और जैसा कि पूना पैक्ट में बाद में रिजल्ट उसमें आया, उसकी परिणति हुई, तो हकीकत यह है कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब एक बहुत बड़े मसीहा के रूप में इमर्ज किए, जिन्होंने इन वर्गों को एक पहचान देने के साथ साथ उनमें एक जिम्मेदारी का भाव भी डाला कि समाज में आपको अगर सम्मान के साथ रहना है तो अपनी प्रतिभा के आधार पर अपनी पहचान बनानी होगी। वो चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से, उसकी कॉम्पिटेंस से, उसकी काबिलियत से हो, न कि उसकी जाति से या उसके धर्म से। कोई भी ऐसा धर्म या जाति अगर लोगों को बांटती है तो समाज को कैसे जोड़ सकती है। बाबा साहब ने अनेकों बार इस बात को कहा। और बाबा साहब का जो योगदान है संविधान कानून मंत्री के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, बल्कि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि बाबा साहब बहुत बड़े पक्षधर थे माइनॉरिटीज को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के पक्ष में। वो चाहते थे कि सबको हम समाहित करें। वीमेन जो राइट्स की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। लेडीज को जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसके लिए बाबा साहब ने कितना काम किया। तो संविधान निर्माता के रूप में उस समय देश के जितने भी लर्नेड लोग थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब की व्यूज में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके कंसर्न्स में और उनके अनुभवों को समाहित करते हुए, उनमें संतुलन बनाते हुए बाबा साहब ने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं। उन्होंने अब्राहम लिंकन से कितने ऐसे रिफॉर्मर्स को स्टडी किया, क्योंकि वो खुद बहुत विदेशों में रहे, और वो इस समाज और ये इस देश में ये रिजर्वेशन व्यवस्था मैंने बहुत पढ़ा, ये कहीं से ड्राइव नहीं हुई। ये बाबा साहब का खुद का अपना विचार था कि इस विशेष समाज विशेष में अगर हमें एक समानता की बात करनी है, समान भागीदारी की बात करनी है, न्यायपूर्ण समाज की बात करनी है, तो हमें कुछ न कुछ ये डिप्राइव्ड सेक्शन, जो इतने जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे। और उसकी परिणति हुई पॉलिटिकल रिजर्वेशन और रिजर्वेशन इन सर्विसेज टू SC एंड ST, और बाद में OBCs भी इसमें जुड़ गए। तो ये बाबा साहब का खुद का विजन था कि हम कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसमें संतुलन हो, भाईचारा हो, सबकी प्रगति संभव हो। उसके लिए भिन्न भिन्न कानून उन्होंने बनाए और उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित हो सके। और उसके लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम हुआ है, लेकिन विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जिस तरह के लॉ मेकिंग की प्रोसेसेस में बहुत से इनिशिएटिव हुए हैं पहले भी, और जिस तरह का अभी संतुलन कायम किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि मिसाल है कि क्योंकि मैं रोज तमाम प्रकार के लोगों से मिलता हूं और आज के दिन कम से कम 1000 से ज्यादा मैसेजेस मेरे पास हैं, और वो सब ये दर्शाते हैं, अपना फेथ दर्शाते हैं इस व्यवस्था में, इस सरकार में, मुख्यमंत्री जी के लिए। और आज का ये जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जो जोड़ने की कोशिश है, ये एक विश्वास पैदा करने की कोशिश है। कोई भी व्यवस्था तभी चल सकती है जिसमें ट्रस्ट उसका इंटीग्रल पार्ट हो। तो मैं आज के इस अवसर पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे समय बहुत सीमित है, मेरा 5 मिनट है केवल, लेकिन सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक प्रतिनिधियों को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है, उनके माध्यम से हमारे विचार, हमारे निर्णय आम लोगों तक पहुंचते हैं, और इसके माध्यम से एक संतुलन कायम होता है। बहुत सी जो शक्तियां हैं उनको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी डायनेमिक सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम रियल सेंस में आज के दिन बाबा साहब का स्मरण इस सम्मान के साथ कर सकते हैं कि हम उनके विजन पर कायम हैं और कम से कम उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कि एक संतुलित समाज स्थापित हो सके। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ सभी मेरे सम्मानीय जो लोग हैं यहाँ पर, उन सबको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर जोड़ा इस कार्यक्रम से। मेरा बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार
कुलपति महोदय, बाबा साहब ने कहा था कि जैसे ऊंची नीची जमीन से अच्छी पैदावार की आशा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार समाज में ऊंच नीच की भावना के रहते राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं। और यही विचार आगे चल के बढ़ा। हम साक्षी भी हैं और हम भाग्यशाली हैं एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की जहां जिसके वटवृक्ष में सामाजिक न्याय की अवधारणा फल फूल रही है। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं वेबएक्स से हमारे साथ जुड़े परम श्रद्धेय श्री पीवी राजगोपाल जी से, गांधी वादक विचारक एवं पूर्व उपाध्यक्ष गांधी पीस फाउंडेशन। धन्यवाद। मैं आज के अध्यक्ष हमारे प्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी, राजेंद्र सिंह जी, सम्मान्य भाई जी, वीसी साहब, मुझे बहुत खुशी है राजस्थान सरकार के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर साहब का जयंती मनाने का कार्यक्रम है और उसी अवसर पर इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण डिस्कशन को भी आयोजित किया गया है। सब्जेक्ट भले ही आपने राजस्थान की दृष्टि से चयन किया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एक खुशहाल दुनिया के निर्माण के लिए, भाईचारे की दुनिया के निर्माण के लिए सभी जगह प्रयास जारी है। तो मुझे लगता है कि ये विषय सबके लिए अनुकूल है। पहला निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी जिस बीमारी से हमारा देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रहा है, उसको कहते हैं कि हेट स्पीच कहते हैं। नफरत का जो बीज है सब लोग सब जगह बोने का और कोशिश कर रहे हैं। हर भाषा में, हर भाषण में हमको सुनाई पड़ता है कि समाज को तोड़ने की तरीके से भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है। इससे अगर हम भाषा को इस स्तर तक ले जाएंगे तो शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, अल्पावधि में कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे अवधि में समाज के लिए बहुत नुकसान होगा। अब आपने कुछ दिन पहले देखा यूएसए में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहाँ के प्रेसिडेंट ने जिस प्रकार की भाषा की इस्तेमाल की और उससे इतने खतरा पैदा हुई कि पूरे पार्लियामेंट में हलचल मच गया कि ऐसा लगा कि क्या होने जा रहा अमेरिका में। एक व्यक्ति के भाषा में नियंत्रण न होने के कारण कितने नुकसान उठा सकता है एक देश, उसका एक नमूना अमेरिका में अभी अभी हमने देखा। तो ये बहुत जरूरी हो गया है इस बात पर अभी चर्चा करना, अगर समाज को सुंदर बनाना है, क्योंकि भारत भी इसका विक्टिम होता जा रहा है और भाषा बहुत नीचे स्तर पर जाने लगे हैं। एक संस्कारित भाषा से कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट सकता है। ये जो है इससे नुकसान हमें तो होना ही होना है, लेकिन हमारे बच्चे भी यही भाषा सीखेंगे और उसका नुकसान लंबे अवधि तक देश को भुगतना होगा। इस दृष्टि से मैं पहला निवेदन यही करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिन मनाते मनाते अगर समाज को सुखद और सुंदर बनाना हो तो भाषा के बारे में सबको ध्यान रखना ही होगा। और यही कारण है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आजकल नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिखाने लगे हैं कि अगर भाषा सुंदर न हो, सही ढंग से बात ही नहीं करना जानता हो, तो फिर क्या फ़ायदा, कैसे समाज चलेगा। इस दृष्टि से नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के कोर्सेज में लोग बीए एमए सब करने लगे हैं और इस बात पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी के देश के लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। गांधी ने ट्रांसफॉर्मेटिव नॉन वायलेंस की बात की है, क्योंकि विरोधी से भी आप विरोधी समझकर बात नहीं करेंगे, नफरत से बात नहीं करेंगे वाली बात महात्मा गांधी ने हमको समझाया है। कि हिंसा बेचने वाले लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी लोग हिंसा बेचने वाले लोग हैं, तो हिंसा बेचने वाले लोग समाज में कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से फिर हिंसा की ओर जा सकते हैं। तो ये समझना है कि
हिंसा की शुरुआत भाषा से है, फिर व्यवहार से है, फिर हिंसा होती है, फिर उसके लिए हत्या बिकता है। तो इसलिए इस पर ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार के सोशल मीडिया, जिस प्रकार के फिल्म्स और जिस प्रकार के खिलौने बाजार में है या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको रोकने का समय आ गया है। मैं सोचता हूँ कि युवाओं को जब हम प्रेरित करते हैं अहिंसा के लिए, हम ये समझें कि एक तरफ लोग युवाओं को हिंसा के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, और अगर हमारे प्रशिक्षण, हमारे कार्यशैली ताकतवर रहा तो ही हम हिंसा से मैच कर पाएंगे, क्योंकि हिंसा वाले के पास पैसा है, वो हर क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, हर बच्चा के पास पहुंच जाते हैं, हर बच्चे के भाषा को वो प्रभावित करने लगता है, व्यवहार को प्रभावित करने लगता है और मादक द्रव्य बेचने लगता है। तो हिंसा के प्रचार में लगे हुए लोगों के साथ अगर मैच करना हो तो अहिंसा को उसी ढंग से विकसित करना होगा, उतना ही पावरफुल टूल के रूप में युवाओं के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो मुझे लगता है कि आज की एक चैलेंज, अगर समाज को सुखद बनाना है, अच्छा बनाना हो, तो एक बड़ा चैलेंज है कि हिंसा के बराबर में अहिंसा को विकसित करने के लिए किस किस प्रकार के काम हम लोग करें। वो भाषा से लेके, व्यवहार से लेके, मनसा वाचा कर्मणा जो मामला है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। गांधी ने भी कहा कि जो समाज सिविलाइज्ड समाज है उसका लक्षण क्या होगा, कि आप हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ती हैं, यू मूव फ्रॉम ए कल्चर ऑफ वायलेंस टू ए कल्चर ऑफ नॉन वायलेंस, तब हम कह सकते हैं कि समाज आगे बढ़ रहा है। सिर्फ सड़क से और हवाई जहाज से नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए व्यवहार भी बदलना बहुत जरूरी है। एक मैं आज कहना चाहता हूँ सीमित में, उन्होंने एक दिन कहा कि मैं महात्मा गांधी को बहुत गलत समझ रहा था। बरन रॉय तो कम्युनिस्ट नेता है, और वो उन्हें कहा कि मैं बहुत लंबे समय तक महात्मा गांधी को समझ नहीं पाए, और मैंने कहा कि उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गए और वहाँ के ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठे, तब मुझे मालूम पड़ा कि महात्मा गांधी ने क्या क्या नहीं किया छुआछूत मिटाने के लिए। क्योंकि उस समय के ब्रिटिश राज के कलेक्टर लोगों ने जितने चिट्ठी लिखे हैं रानी को महात्मा गांधी के विरोध में, उसमें सब यही लिखा है, ये आदमी हर जगह जा रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है और हरिजनों को संगठित कर रहा है, मंदिर प्रवेश कर रहा है। तो बरन रॉय ने मेरे से कहा कि ये तो आश्चर्य की बात है, जिस व्यक्ति को मैं समझ रहा था कि वो छुआछूत निवारण के लिए, हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति ने इतना सब किया है। तो वो गांधी पीस फाउंडेशन में आके हमसे कहा कि गांधी कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी नामक मैंने एक किताब लिखा है, उसको गांधी पीस फाउंडेशन के माध्यम से प्रकाशित करना चाहते हैं। तो वो किताब अभी उपलब्ध है। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि बरन रॉय का जो किताब है गांधी कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को जरूर पढ़ें। मैं इसलिए भी कहता हूं कि बहुत बार सही इंफॉर्मेशन के अभाव में बहुत बातें हम कह जाते हैं और उससे समाज को नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूं कि समाज की सुंदरता के लिए भाषा के संतुलन और इंफॉर्मेशन बेस्ड भाषा के संतुलन की बात पर मैं फिर जोर दे रहा हूँ। मुझे याद है कि अंबेडकर जी ने जिस बात को कहा, मैंने पढ़ा है, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा कि ब्रिटिश राज के विरोध में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी ने हमको सिखाया, लेकिन आज जब हमारे ही लोग हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ कैसे लड़ना है वो सिखाने के लिए महात्मा गांधी आज हमारे साथ नहीं है, ऐसा अंबेडकर साहब ने कहा। तो इसका मतलब है कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक तरीका, कार्यशैली, इन सब के प्रति अंबेडकर साहब के मन में बहुत श्रद्धा रही है, और जब महात्मा गांधी नहीं रहा तो उनका अभाव भी उन्होंने उतने ज़्यादा महसूस की है। तो मेरा निवेदन ये है, आज 10 मिनट में मैं इतने कह सकता हूँ कि हेट स्पीच को, जो भाषा के परिपक्वता पर हम फिर जोर दें ताकि समाज में अशांति भाषा के कारण न फैलें,
और नॉन वायलेंस को वायलेंस की तुलना में मजबूत करने के लिए हम अपने कार्यक्रमों को ताकतवर बनाएं ताकि हमारे बच्चे वायलेंस की ओर न जाएं और गलत इंफॉर्मेशन पर आधारित कोई भी चर्चा को बढ़ावा न दें ताकि समाज को हम सुंदर बना सकें। तो अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में नॉन वायलेंस बढ़ रहा है, हांगकांग में युवा लोग नॉन वायलेंस को बहुत ताकत से इस्तेमाल कर रहे हैं, म्यांमार में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताइवान में कर रहा है, तिब्बत में कर रहा है। इसका मतलब है कि नॉन वायलेंट तरीके से ही समस्या का हल होगा। इस बात को गहराई से युवा वर्ग समझने लगे हैं, तो हमारे देश के युवा वर्ग को भी ये समझाने के लिए हम बाध्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज अंबेडकर जयंती जी के इस समय पर हम लोग सब मिलके एक महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आभार आदरणीय पीवी राजगोपाल जी, गांधीवादी विचारक एवं पूर्व उपाध्यक्ष गांधी पीस फाउंडेशन। और अब हमारे साथ वेबएक्स से जुड़े हुए हैं प्रख्यात गांधीवादक विचारक समाज सुधारक आदरणीय श्री सुब्बाराव जी। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय सुब्बाराव जी। भारत माता के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूं। बधाई है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल ऐसे महान सपूतों को याद करने के लिए मौका निकालते हैं और स्वयं समय निकालते हैं। बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के सर पर तो इतना बोझ रहता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के लिए वो समय निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको भी और आप सबको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती मना रहे हैं। कल अखबार में डॉक्टर अंबेडकर की एक बात देखा। वो बोले थे हाथ पैर में बेड़ियां हो लेकिन फिर भी अगर मन आजाद है तो मनुष्य आजाद है करके। और यह गांधी जी अंबेडकर जी की बात ये बहुत ही सुंदर है। मन में मैं मानता हूं तो मैं आजाद हूं, मन में नहीं मानो तो गुलाम हूं। तो अब ये आजादी की बात हमारे बच्चों के मन में आना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बच्चों को इकट्ठा करता हूं। हमारे जोधपुर में क्या था, करीब 1000 बच्चे आ गए थे, सारे देश भर के आए थे, 8 साल से 12 साल तक के बच्चे। तो बच्चों से मैंने एक सवाल पूछा, चंद्रमा पर सबसे पहले कौन आदमी गया? अब बच्चे बहुत अच्छे आजकल जनरल नॉलेज में झट से बोले बहुत सारे बच्चे। तो सबसे पहले गया एक आदमी चंद्रमा पर। अभी शायद भारतीय भी जाएंगे, 4 आदमी तैयार होके आए हुए हैं। मैं अमेरिका गया तो जाके स्मिथसोनियन में वो यान को देखा और कपड़े पहने थे, देखा चंद्रमा पर जाने के लिए कौन सा कपड़ा पहने थे। मट्टी देखा, काली काली मट्टी चंद्रमा की। तो बच्चों से उनके मन में परिणाम हो ऐसे। चंद्रमा पर जाने वाले ने कहा, क्योंकि पहला आदमी चंद्रमा जाकर लौटा था जीवंत, खूब अखबार इकट्ठे थे, टेलीविजन वाले, रेडियो और टेलीविजन तब भी आविष्कार हुआ था 1968 में। और रेडियो वाले पत्रकार पूछा उन्होंने, आप चंद्रमा पर गए थे, कैसे लगा? तो बोला चंद्रमा पर वापस लौटने के बाद बहुत अच्छा लगा। और वो अच्छा ही कैसे लगा,
एक बात कहा उन्होंने, बच्चों के दिमाग पर तभी से ये बात जाना बहुत जरूरी है। वो बोले चंद्रमा पर खड़ा हुआ और पृथ्वी को देखा। हम सब जानते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है, चंद्रमा से बहुत सुंदर दिखी पृथ्वी, और बहुत बड़े हमको चंद्रमा दिखता है, चमकता है, उनको पृथ्वी ऐसे चमकते दिखाई पड़ी। तो ये मुख्य बात एक बोले आइंस्टाइन कि चंद्रमा पर खड़ा होकर मैंने पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी का सौंदर्य इसीलिए बढ़ गया कि मैंने पृथ्वी के चेहरे पर खरोंच नहीं देखा। बोला खरोंच नहीं। अभी तो सब प्रथा खत्म हो, लेकिन अफ्रीका में बच्चे पैदा होते खरोंच डालते मुंह पे पहचानने के लिए। कौन सा अलग अलग ट्राइब होता है, लड़ाइयां होती है, पहचानने के लिए खरोंच डाल दिए, कोई लंबा कोई आड़ा वगैरह वगैरह। तो पृथ्वी के चेहरे पर खरोंच नहीं देखा, बोलता है आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कौन सा खरोंच है पृथ्वी पर? भगवान ने ये पृथ्वी बना के दिया, मनुष्य ने खरोंच डाल दिया, खराब कर दिया, पृथ्वी का चेहरा बिगाड़ दिया। एक खरोंच डाला पाकिस्तान और भारत के बीच में, और भारत और नेपाल के बीच में, देश देश के बीच में खरोंच डाल के ये खराब किया। फिर धर्म का नाम आया, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, धर्म धर्म के नाम से खरोंच डाला मनुष्य ने। फिर भाषा आई, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, मलयालम भाषा, इंग्लिश भाषा, फ्रेंच भाषा, खरोंच खरोंच डाला। भगवान ने ये पृथ्वी बना के भेजा, मनुष्य ने खरोंच डाल डाल के उस पृथ्वी का चेहरा बिगाड़ दिया। बच्चों से मैंने पूछा आपको कैसी पृथ्वी अच्छी लगती है? खरोंच खरोंच वाली अच्छी लगती है कि एक पृथ्वी अच्छी लगती है? सब बच्चों ने कहा खरोंच वाला हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये खरोंच का सवाल है। अलग अलग, अभी मैं कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में बैठा हूं, स्थानीय पत्रिका भी पढ़ता हूं। रोजाना इतना धर्म धर्म के झगड़े से तो हम परेशान थे ही, लेकिन जाति जाति के, हिंदू धर्म के बीच में इतनी जाति थी मुझे पता भी नहीं। उसको रिजर्वेशन चाहिए, इसको रिजर्वेशन चाहिए, इसको रिजर्वेशन चाहिए। ये हमारा देश है जो झगड़ा करते हैं हमको पिछड़ा बताओ, पिछड़े जाति बोलो हमको, हमारी जाति। मैं राजस्थान में सुना है कि ब्राह्मण भी बोल रहा है कि हमको पिछड़ा जाति बताओ। क्यों? नौकरियां चाहिए, पैसा चाहिए और अलग अलग सुविधाएं चाहिए। एक कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बन गए, दलित थे, और उन्होंने दलित वर्ग का जो फायदा मिलता है उसका उठाया नहीं। साधारण सभी छात्र जैसे परीक्षा में बैठे और अपने मेधावी थे वो, तो अच्छा आए तो चीफ सेक्रेटरी बन गए। उन्होंने कहा हमको ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए, यह आरक्षण हमको नीचा दिखाता है। मैंने कहा ऐसे सभी दलितों को बोलना लगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आरक्षण जरूरी था। सैकड़ों ने, हजारों वर्षों से हमने अत्याचार किया है दलितों के ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर क्या दिमाग वाले थे। गायकवाड़ महाराज को लगा रहा ऐसे समझदार आदमी, भेजा उन्होंने लंदन। लेकिन बचपन में अंबेडकर को क्या क्या सहन करना पड़ा। पानी नहीं पी सकते थे, सब बच्चों के लिए मटका में रखा था, तो वो पानी में तुम नहीं पी सकते हो क्योंकि तुम दलित हो। और कैसे कैसे अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन वो धीरज था उनका। और आगे आए तो अभी सारा देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था दलितों के ऊपर, वो अत्याचार का हम पश्चाताप प्रायश्चित तो करना ही था, उसीलिए ये रिजर्वेशन का मामला लाए। पर अब ये रिजर्वेशन तो अब सभी लोगों को लगी कि हमको भी रिजर्वेशन चाहिए, हमको भी आरक्षण चाहिए, हमको भी आरक्षण चाहिए। समाज टूट रहा है और
आर्मस्ट्रांग बोलता है चंद्रमा पर देखा एक पृथ्वी बहुत सुंदर लगी। हम उसको तोड़ना चाहते मैं अलग हूं। भगवान ने कहा चाहते तो लोग कोरोना बीमारी दूर दूर ही रहो, एक दूसरे के नजदीक मत आओ से भगवान ने श्राप दे दिया। तो हम लोगों को सोचना है, हमारे बच्चों के दिमाग से ये अलगाव निकालना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। अब हमारे ये और कल ही मेरे भाई का पोता है अमेरिका से खबर आई है, वो कल ही वहां एक काले के ऊपर गोरा पुलिस बिना कारण जाके उसको खत्म कर दिया, मार डाला। ऐसे बार बार हो रहा है। तो ये अलगावपन हमारे देश में एक तरह से है, विदेशों में और ढंग से है। तो ये सारा अलगाव निकाल के मनुष्य जाति सब एक है, सारा मनुष्य, ये मनुष्य जाति के लोग एक परिवार है, ये भावना हमारे बच्चों के दिमाग में आना बहुत जरूरी है, ताकि जब वो बड़े होंगे तब उनका दिमाग इतना विशाल रहेगा, ये सारी दुनिया मेरा घर है, ऐसे वो मानने लगेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर का एक संदेश था कि किसी को दलित का हो ही नहीं और कोई दलित रहे ही नहीं, सब लोग बराबर के हो जाए। कितना सुंदर होगा वो दुनिया, जिस दुनिया में सभी मानव जाति सब एक परिवार बने रहेगा, सब एक दूसरे का भाई बहन मानेंगे। तो ऐसे समाज बनने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी के दिमाग में बराबर चिंता रहती है, क्या यह झगड़ा हो जाता है धर्म के नाम से। हमारे सवाई माधोपुर पर शिविर चलना पड़ा हमको, क्या हुआ, हिंदू मुसलमान झगड़ा कर दिया, 3 आदमी मर गए। मैंने कहा कैसे शुरू हुआ, मालूम ही नहीं लोगों को, लेकिन जाके खोदा उसके बाद मालूम पड़ा एक आदमी सब्जी बेचते नीचे बैठा था, एक आदमी साइकिल लेके वहां आया, एक आदमी सब्जी खरीद रहा था, एक आदमी साइकिल लेके आया, साइकिल वो सब्जी खरीदने वाले के कपड़े के ऊपर चला गया। तो अब वो सब्जी बेचने वाला हिंदू था और कपड़ा वाला मुसलमान था, बस फिर झगड़े हो गए। तो छोटी छोटी बात पर झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए भारत को चाहिए, दुनिया को चाहिए सर्वधर्म समाधान। इसलिए हम आपने ये सर्व समाज की भूमिका बताया है। हम सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं, सभी 2-2 मिनट का, आधा मिनट का, ताकि दिमाग से ये अलगावपन निकल जाए, सभी धर्म का आदर हो, सम्मान हो, हम माने सभी धर्म मेरा है, ऐसे भावना हमारे सभी लोगों के मन में आ जाए। तो इसीलिए सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं, तो एक नया भारत, नया विश्व बने। मुझे मौका मिल गया था जिस विश्व सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक नया संदेश दिया था, उसके 100वां साल के ऊपर मुझे मिला था वही मंच। स्वामी जी को लाउड स्पीकर भी नहीं मिला था क्योंकि आविष्कार ही नहीं हुआ था तब। तो मैं बोला तो 25-30 थे मेरे सामने स्पीकर। तो मैं बोला 100 साल पहले एक प्रतिनिधि आए भारत के नौजवान सन्यासी, आप सब उनकी बात पसंद किया, सर्वधर्म समभाव, कोई बड़ा धर्म नहीं, कोई छोटा धर्म नहीं। और मैं बोलता हूँ 100 साल के बाद भारत से महात्मा गांधी आए, आविष्कार हुआ, स्वामी जी के 100 साल बाद हो गया है। तो अभी दुनिया के लिए संदेश भारत का ये है, सर्वधर्म मम भाव। माने उस वक्त सब धर्म समान मानते थे, अभी हम मानेंगे हिंदू धर्म मेरा है, इस्लाम मेरा है, ईसाई धर्म मेरा है, सिख धर्म मेरा, सभी धर्म मेरा है। अगर सभी लोग ये मानने लगे तो एक सुंदर वायुमंडल दुनिया में बनेगा। और राजस्थान से बहुत सारे नए कार्यक्रम का आविष्कार हो रहा है, तो बहुत बधाई राजस्थान सरकार को भी और राजस्थान की जनता को भी। इसीलिए और मानता ये संदेश सर्वधर्म मम भाव का संदेश राजस्थान से सारी दुनिया को जाएगा, ऐसे आशा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार परम आदरणीय सुब्बाराव जी साहब। और अब कार्यक्रम में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पुरस्कारों के समय पहले यहाँ सभागार में मौजूद राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हमारे सम्मानित जन विराजमान हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने कर कमलों से इन्हें पुरस्कृत करें। सबसे पहले वर्ष 2020 के लिए अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार श्री कोदरलाल बुनकर, प्रगति ग्रामीण विकास सेवा संस्थान बांसवाड़ा से। आपने बागड़ क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा, साक्षरता, कृषि, जल संरक्षण, बाल श्रमिक रोकने सहित अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है। साथ ही विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, महिला शिक्षा, युवा स्वरोजगार, पालनहार योजना, छात्रवृत्ति योजना का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में सराहनीय कार्य किया है। आपको वर्ष 2020 के अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कोदरलाल बुनकर। बांसवाड़ा से श्री कोदरलाल बुनकर को इस समय अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। आपको प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। इनके पश्चात वर्ष 2021 के अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार स्वरूप श्री AR खान साहब, अध्यक्ष AR वेलफेयर फाउंडेशन जयपुर को पुरस्कृत किया जाएगा। आप द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि वितरित कर रही हैं। कोविड-19 महामारी में हजारों परिवारों को राशन सामग्री तथा मास्क वितरित किए। आपकी इन्हीं सेवाओं के फलस्वरूप आपको वर्ष 2021 के अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आपको यह सम्मान दिया जा रहा है। इनके पश्चात वर्ष 2020 के अंबेडकर न्याय पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा एडवोकेट श्री महावीर जिंदल जयपुर को। आपने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं दलित, आदिवासी, कमजोर वर्गों की निःशुल्क पैरवी कर न्याय दिलाया। समाज हित एवं समाज सेवा के कार्यों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में फैली सामाजिक कुरीतियों को रोकने में भी सराहनीय योगदान दिया है। एडवोकेट श्री महावीर जिंदल को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2020 के अंबेडकर न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस परिणाम स्वरूप आपको 51,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से माननीय मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। इनके पश्चात वर्ष 2021 के अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित डॉक्टर मेनका भूपेश, अध्यक्षा अरमान फाउंडेशन जयपुर को सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। आप द्वारा महिला अधिकारों एवं सशक्तिकरण के कार्य तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, स्वास्थ्य, शिक्षा का महत्व, आत्मरक्षा आदि विषयों पर जागरूक किया जा रहा है लोगों को। आपने निःशुल्क जांच, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से इलाज, जरूरतमंद बच्चों को वस्त्र वितरण तथा निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए हैं। इन्हीं सेवाओं के फलस्वरूप आपको सम्मानित किया जा रहा है।
सभी विजेताओं के साथ एक समूह फोटो इस समय लिया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम तो है, बोल दें ना, चला देते हैं। तो सबको बोलेंगे चिपका के। कार्यक्रम के अगले चरण में अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार वर्ष 2020 एवं 21 के लिए चयनित कुल 17 विद्यार्थी, जिनमें 4 सरकारी स्कूलों से भी हैं, हमारे जिलों में इस समय जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। मैं जिला कलेक्टर साहिबान से अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से इन विद्यार्थियों को सम्मानित करें। सबसे पहले जिला जयपुर, रवंतिका बजाज पुत्री श्री राम स्वरूप बजाज 10वीं कक्षा में 98.3 अंक अर्जित किए हैं। वर्ष 2019 में आपको पुरस्कार स्वरूप 5100 रुपए वर्ष 2020 के लिए दी जा रही है। रवंतिका बजाज को ये पुरस्कार जिला कलेक्टर जयपुर प्रदान कर रहे हैं। इनके पश्चात मनीषा मीणा पुत्री श्री रेवलमन मीणा जगदम्बेबाग पब्लिक स्कूल, आपको भी 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग में 98.40% अंक अर्जित करने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय इनको पुरस्कार दे रहे हैं। इसके पश्चात दिव्यांशी अटोलिया पुत्री श्री रामेश्वर लाल अटोलिया, आपको 93.20% अंक अर्जित करने पर पुरस्कृत किया जा रहा है। जयपुर जिले की छात्रा दिव्यांशी अटोलिया, धन्यवाद। इसके पश्चात सवाई माधोपुर, इसके पश्चात मैं जैसे जैसे नाम बोल रहा हूं, सभी जिला कलेक्टर साहिबान से आग्रह है कि वो क्रमवार उन विद्यार्थियों को सम्मानित करें। सवाई माधोपुर जिले से कुमकुम वर्मा पुत्री श्री ब्रजेश शर्मा वर्मा, अभिषेक मीना पुत्र श्री सीताराम मीना, आपको जिला कलेक्टर महोदय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से 51,000 रुपए का पुरस्कार। इसके बाद में धौलपुर जिले से पुष्पेंद्र कुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, नगेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्री मोतीलाल मीणा, आपको भी 12वीं विज्ञान और कला में। इसके पश्चात पिंकी अलवर जिले से पिंकी पुत्री श्री इंद्र सिंह और समीर कुमार चौरड़िया पुत्र श्री चंदगी राम। दौसा जिले से विकास कुमार मीना पुत्र श्री सीताराम मीना, श्री गंगानगर से गीता जयपाल पुत्री श्री मंगलाराम, जोधपुर से रमेश कुमार भील पुत्र श्री घेवर राम भील, अजमेर से यशिका पुत्री अमित कुमार, टोंक से रोहित बागड़ी पुत्र श्री रमेश चंद्र खटीक, कोटा से मनीष मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा, बाड़मेर से प्रकाश पुत्र श्री चन्नाराम और उदयपुर से हेमेंद्र गमेती पुत्र श्री जमला लाल गमेती। सभी जिला कलेक्टर साहिबान से विनम्र आग्रह है कि वो अपने अपने जिलों में चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से। कार्यक्रम में अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन आर्य जी से कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, समाज कल्याण राज्य मंत्री जी श्री राजेंद्र यादव साहब, इस समारोह में
वेबएक्स के माध्यम से शरीक हुए श्री पीवी राजगोपाल साहब, गांधीवादी विचारक, एवं भाई साहब श्री सुब्बाराव जी, वीसी साहब, समस्त जिलों से जुड़े हुए सारे अधिकारी एवं आज के यहाँ पे विराजमान एवं पुरस्कृत होने वाले सारे प्रतिभागीगण। आज अंबेडकर जयंती, जो उनकी 130वीं जयंती है, को मनाने का ये एक आदर्श एवं अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं। वैसे अंबेडकर साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और वो भी पीवी राजगोपाल साहब और सुब्बाराव जी के बोलने के बाद मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ ज्यादा रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक दो बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अंबेडकर जी का जो योगदान है देश और देश भारत के समाज के लिए, वो बहुत ही अनूठा और अद्भुत है। हम आज जिस समस्या से जूझ रहे हैं, समाज में जो व्याधियां या परेशानियां अभी भी व्याप्त है, उन सब के बारे में दूरदर्शिता से सोच के ही इस महापुरुष ने, इस विद्वान व्यक्ति ने समाज के सामने, देश के सामने एक ऐसा मसौदा रखा और एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें दिया जिसके माध्यम से उन सारी चीजों का समाधान हो और देश में समरूपता हो, देश में समानता हो, समाज में एकता हो। अंबेडकर जी कहते थे कि जब समाज में एकता की बात होती है तो वो एक विभिन्न प्रकार की एकता है भारतीय संदर्भ में। कागजी एकता अलग बात है, हम कहते रहते हैं हम एक हैं, वो एक अलग बात है। व्यवस्थाएं विधान में भी एक बताई गई है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक आदमी का आदमी से रागात्मक और भावात्मक एकता नहीं होगी, तब तक इस समाज में व्यापक और जो उचित एकता वो नहीं आ पाएगी। और इसलिए इस समय अगर कोई सबसे बड़ी जरूरत है, सामाजिक एकता के साथ साथ मन मिलने की जरूरत है, भावना मिलने की जरूरत है। और इसीलिए वो एक जगह उन्होंने कहा कि देश में राग, व्यक्ति का राग और व्यक्ति के भाव एक होने चाहिए, समाज का भाव एक होना चाहिए, आपस में सद्भाव रहना चाहिए। तो वो जो रागात्मक और भावात्मक एकता है, वो मैं सोचता हूं कि अंबेडकर के सिद्धांतों का एक बड़ा पहलू था, जिसकी आज के समय में बहुत जरूरत है। इतिहास के हम सब विद्यार्थी हैं, इतिहास हम सब पढ़ते हैं, और इतिहास दरअसल में उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिस समय वो घटना घटी, जिस समय वो विचार आया, जिस समय वो संघर्ष हुआ, जिस समय वो इमारत बनी। तो उसको समझने के लिए हमको इतिहास की महत्ता को तत्कालीन रूप से देखना पड़ता है। आजादी के पूर्व के भारत के समाज की कल्पना, आजादी के पूर्व के भारत की समस्याओं का वर्णन, ये सब हमें स्वयं को उस रूप में जाके देखने पे उसकी महत्ता ज्यादा हम समझ पाते हैं। और इसीलिए अंबेडकर के आदर्शों की, अंबेडकर के बातों की, अंबेडकर के विचारों की महत्ता और भी ज्यादा हो जाती जब हमें इस बात का पता हो कि जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब वो इन विचारों को उद्गार कर रहे थे, जब वो इन चीजों के लिए लड़ रहे थे, उस समय भारत क्या था, उस समय समाज क्या था, उस समय देश की व्यथा क्या थी। तो मैं सोचता हूं कि उन परिस्थितियों के अध्ययन पर निर्भर करके ही अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों को, अपनी बातों को हिम्मत और अदम्य साहस के साथ कही, और वही आज इतिहास बना और वही भारत के विकास का आधार बना। महापुरुष या समाज का जो सुधारक है, उसकी एक विशेषता ये भी होती है कि जो आगे की सोचता है। दूरदर्शिता से सोचकर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाए कि आने वाले 50 साल बाद भारत कैसा होगा, आने वाले 100 साल बाद भारत कैसा होगा, और आज की समस्याओं का अगर सुधार नहीं हुआ तो देश में क्या विपत्तियां पैदा हो सकती है। उस दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर अगर किसी व्यक्ति ने कोई मसौदा दिया, अगर किसी व्यक्ति ने कोई इलाज बताया, इस समाज की बीमारियों को दूर करने का कोई पैमाना किसी ने रखा है, तो वो मैं सोचता हूं अंबेडकर जी थे, जिन्होंने अपने से आगे के 100 साल के पूर्व भारत की कल्पना करके ये बताया कि जब तक इन चीजों का समाधान नहीं होगा,
इस मुल्क में, इस देश में सामाजिक समरूपता आ नहीं सकती। तो ये जो दूरदर्शिता का आकलन है, मैं सोचता हूं कि वो भी अंबेडकर साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। अंबेडकर साहब ये भी कहते थे कि हमें आदर्श और महापुरुषों की बात तो करनी चाहिए, लेकिन आप उनकी पूजा मत करो। वो ये कहते हैं कि आप मेरी पूजा मत करो, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूं, जो मेरे सिद्धांत हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मैंने पुस्तकें लिखी है, आप उनका पालन करो, आप उनको आत्मसात करो, आप उनका अध्ययन करो, तो समाज में निश्चित रूप से सुधार आएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करो, लेकिन मेरी बातों एवं सिद्धांतों की पालना करो, उनको मन में अपनाओ, उनको आत्मसात करो। और जब हम सब उनको आत्मसात करेंगे, तभी मैं सोचता हूं कि एक सामाजिक प्रजातंत्र की जो बात है वो सामने आएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान और मतदान के मार्फत समानता इस संविधान में लिखा है, लेकिन जब तक सामाजिक प्रजातंत्र नहीं होगा, जहां समाज के सभी वर्ग समान हो, जातियां बराबर हो, लोगों में भावना एक हो, ऊंच नीच की बात नहीं हो, तो ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जो समाज में अगर अक्सर उतर जाए, मैं सोचता हूं यही अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जिसके लिए उन्होंने जगह जगह पे बात कही है कि समाज में प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना होनी चाहिए। इस विशेष वर्ग जिसके लिए वो संघर्ष करते रहे, समाज सुधारक के रूप में आगे आए। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं उस समय शिक्षा के मामले में एक अलग जगह, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अंबेडकर ऐसे महान सुधारक हुए। उन्होंने उस समय की बीमारियों को पकड़ के एक नारा दिया, आगे आए, संघर्ष किया, नेतृत्व प्रदान किया। ये उसी का परिणाम है कि आज मुल्क बहुत आगे बढ़ा। तो मैं सोचता हूं कि उस सब में उन तीनों समाज सुधारकों का बड़ा योगदान है। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो अंबेडकर जी ने नारा हम सबको दिया, और वो मैं सोचता हूं कि समाज के लिए जरूरी है, उसमें काफी प्रगति हुई है। पिछले 70 साल से देश में जो विकास हुआ है वो सब उसी अनुरूप, उसी दिशा में बढ़ा है। लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें अभी भी प्रासंगिक है, जब वो ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को शिक्षित बनना चाहिए। वो ये कहते हैं कि शिक्षित बनो, जब तक शिक्षा नहीं आएगी, मैं सोचता हूँ ज्ञान का अंधकार बना रहेगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को विवेक और प्रगति की राह पे ले जाता है। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो। अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि संगठित रहो। सकारात्मक दृष्टि से विकास करने के लिए, सामूहिकता के स्वरूप में समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोचता हूं कि व्यक्तियों को संगठित होकर आपस में विमर्श करना चाहिए, एक पॉजिटिव चर्चा होनी चाहिए। जब व्यक्ति आपस में विमर्श करेंगे, संगठनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, तो मैं सोचता हूं कि समाज और भी आगे बढ़ेगा। और इसीलिए उन्होंने दूसरा ये नारा दिया कि संगठित रहो। जब शिक्षित बनोगे, संगठित रहोगे, और अगर उसके बावजूद भी कोई समस्याएं आ रही है, उसके बाद में भी विकास में कुछ बाधा है, उसके बाद में भी समानता के अवसर में कोई अंतराल है, तो मैं सोचता हूं कि उसके लिए उन्होंने कहा कि संघर्ष करो। अधिकारों के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से नियमगत व्यवस्था में रहते हुए हमें सबको अच्छी बातों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये अंबेडकर के आदर्श हैं, यही सिद्धांत हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं सोचता हूं कि हम सब की, पूरे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों की सच्ची श्रद्धांजलि अंबेडकर जी को यही होगी कि हम सब सामाजिक समरूपता, भावात्मक एकता, शिक्षा, संगठन एवं सकारात्मक संघर्ष के सिद्धांतों का पालन करें। धन्यवाद। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बाबा साहब ने कहा था, मैं ऐसे समाज की रचना चाहता हूं जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना से भरी हो। अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं श्री राजेंद्र यादव जी से, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कि वो भी अपना उद्बोधन दें। अंबेडकर जयंती के आज इस कार्यक्रम में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे वक्ता श्री देव स्वरूप जी, कुलपति भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, आदरणीय श्री पीवी राजगोपाल, गांधीवादी विचारक एवं पूर्व उपाध्यक्ष गांधी पीस फाउंडेशन, आदरणीय श्री सुब्बा राव जी, हमारे मुख्य सचिव निरंजन आर्या जी, श्री सुमित शर्मा जी, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्री ओपी बुनकर जी, निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं तमाम यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, जिलों के जुड़े हुए सभी जिलाधिकारी और सभी जुड़े हुए साथी, अंबेडकर जयंती के आज इस कार्यक्रम में पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया और बहुत ही प्रेरणादायक चीजें विचारों में आई। मैं तो आज के युवाओं को बताना चाहूंगा कि इतिहास दोहराना चाहूंगा कि उन विषम परिस्थितियों में जब देश आजाद हुआ, विभाजन भी देश का था, 500 रियासतों को एक लड़ी में पिरो के 3 रियासतों में तकलीफ भी आई और इस संविधान को बना के इस देश को, भारतवर्ष को प्रजातंत्र के अंदर जोड़ करके और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में न्याय विधि मंत्री का पदभार लेके इस देश की शुरुआत हुई, जिसमें आदिकाल से दलित पिछड़े जो परिस्थितियां थी समाज की, उससे आप हम भली भांति परिचित हैं। कितनी विषम परिस्थितियां रही होंगी कि इन स्टेटों को कानून क्या बना के और उसमें संविधान में सभी तरह की चीजों को जोड़कर, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ नगर पंचायत राज के और इनके परिसीमन हुए थे। हम लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा का मैं प्रभारी था, मेरी अपनी तहसील जहां से मैं विधायक हूं, हमें उस परिसीमन को करने के अंदर जितनी तकलीफें देखी, विभिन्न तरह की बातें, विभिन्न लोगों के विचार, तो मैं सोचता हूं आज से इतने साल पहले उस विषम परिस्थिति में इतनी रियासतों को जोड़ना कोई कम बात नहीं थी और उस मानसिकता को बदलना, जो उस समय की मानसिकता थी कि पानी के लिए कुएं अलग थे, खान पान की सब व्यवस्थाएं अलग थी, शिक्षा का स्तर नहीं था। और ये तो मैं आजादी के लगभग 12 साल बाद पैदा हुआ और जब मैं 10-11 साल का था तब तक हमने उन चीजों को खुद देखा है, उन परिस्थितियों को किस तरीके से समाज के अंदर था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। मैं अब युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि हमें अभी और धैर्य की जरूरत है और संगठित होकर के, जो बाबा साहब कहते थे, संगठित होकर के उस पर विचार करके हमें अहिंसा के रास्ते से आगे चलना है। इसी कड़ी में बाबा साहब स्त्रियों को बराबरी दिलाने के लिए भी कृत संकल्प थे। लगातार उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी, सभी उस पर बहुत फोकस करा है। मैं इसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने पंचायत राज में महिलाओं को बराबर का आरक्षण देकर के वो मील का पत्थर साबित हुआ। आज हमारी महिलाएं उसमें हर वर्ग की प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी, नेहरू जी के उस समय से चीजें बढ़ रही हैं, मगर आज के इस वातावरण में बहुत सी चीजों में भ्रमित किया जा रहा है। हमें उस भ्रमित होने से बचना है। देश के लिए हमें एकजुट होकर के सही निर्णय लेने हैं, क्योंकि इतिहास को तरोड़ मरोड़ के जो दिखाया जा रहा है, बहुत सी चीजों को हमें उससे बचना है। यहां मैं जिक्र करूंगा, हमारे राजस्थान में जो हमारे जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1951 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में हुई, जिसके अंदर ये सारे हमारे विभाग का जो काम था
फिर 1955-56 में इसका नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग किया और 2007 में एक अधिसूचना जारी करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका नाम दिया गया। तो राजस्थान तो शुरू से ही समाज कल्याण के और बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे उस पे अग्रणी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में हम ज्यादा से ज्यादा दलित, पिछड़े समाज के जो आखिरी छोर के हैं, हम उन सबको जोड़ के समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी समाज कल्याण के अधिकारी और सभी ने जो मिलकर के जो आज ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, उसके लिए मैं उनका भी और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री महोदय। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। निश्चित रूप से वो एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए चिंतन किया। हमारे बीच वेबएक्स से जुड़े हुए हैं माननीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री श्री शाले मोहम्मद जी। मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप भी इस कार्यक्रम को संबोधित करें। परम आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, राजेंद्र यादव जी, आदरणीय सुब्बा राव जी जो हमारे गांधीवादी विचारक, आदरणीय दोस्वरूप जी कुलपति जी, श्री पीवी राजगोपाल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सुमित शर्मा जी, डायरेक्टर बुनकर जी, मनीष जी, तमाम जिलों से और वेबएक्स से जुड़े हुए आदरणीय महानुभावों, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की ऐसी व्यवस्था की जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपना विकास कर सके। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों, मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही सर, आ रही है। सर आ रही है। मेरा डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों और समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों के लड़ते हुए बिताया और पूरे जीवन सामाजिक बुराइयों और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करते रहे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब द्वारा भारतीय संविधान के लिए किए गए प्रावधानों के कारण ही स्वतंत्र भारत में SC, ST, OBC तमाम लोग समाज के मुख्य धारा के बराबरी पर आ सके और सामाजिक आर्थिक न्याय की परिकल्पना साकार हो सकी। पहले संविधान निर्माता और बाद में भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर साहब भारत देश की सेवा करते रहे और इस डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत इसी व्यवस्था के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु गत 2 साल में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई जिसे पूरा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और इसी भावना के अनुरूप जब समाज के सभी वर्ग प्रगति करेंगे तो एक स्वस्थ समाज का विकास होगा और सब समाज बिना किसी भेदभाव के प्रगतिकर राज्य के विकास में योगदान देगा तो हम विकसित राजस्थान का निर्माण कर सकेंगे। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से जाति व धर्म के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास किया गया है, ऐसे समय में हमें गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के शांति एवं समानता के आदर्शों को अपनाने की सख्त आवश्यकता है। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। इस अवसर पर मैं आज अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूं और इस अवसर पर मैं प्रदेश भर में ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय सभी
अकलियत समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रदेशवासियों को अम्बेडकर जयंती के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि राजस्थान का सर्व समाज मिलकर एक खुशहाल राज्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात विभाग। राजस्थान सरकार के केंद्र बिंदु में हमेशा ही पिछड़े, दलित और कमजोर वर्ग के उत्थान की बात रही है और इसीलिए राजस्थान सरकार ने हमेशा इस वर्ग का पूरा ख्याल अपनी योजनाओं के माध्यम से भी रखा है ताकि यह वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें और इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब। मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं आपसे कि आप अपना उद्बोधन दें, आशीर्वचन दें। परम श्रद्धेय सुब्बाराव जी साहब, पीवी राजगोपाल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के साथी साले मोहम्मद जी और राजेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी साहब नरेंद्र आर्य जी, समीर शर्मा जी, बुनकर साहब, हमारे वाइस चांसलर साहब अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के देवस्वरूप जी, कोऑर्डिनेटर गांधी पीस फाउंडेशन और नॉन वायलेंस सेल के मनीष शर्मा जी, राजेश गुप्ता जी और तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं जिलों में, हमारे कलेक्टर साहबान और तमाम अधिकारीगण और जो सम्मानित हुए साथी हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों। अब ये वीसी ओपन है, ये वेबिनार जो चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये पब्लिकली ओपन है, इसमें हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। उन सबको मैं संबोधित करते हुए भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज अम्बेडकर जयंती पर हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए और जैसा कि आज इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती उपलक्ष्य में सामरिक समरसता, शांति एवं समावेशी विकास का जो विषय रखा गया, मैं समझता हूँ कि बहुत मौजूद है और आज के वक्त में भी इसकी जरूरत है। जो आजादी पहले थी और जिस रूप में अम्बेडकर साहब ने जो मैसेज दिया देश दुनिया को उस जमाने के अंदर, जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं से आपने कई बातें सुनी। उस वक्त के महापुरुष महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से आजादी की जंग लड़ते थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या मौलाना अबू कलाम आजाद, और जो संविधान सभा बनी तो उनके अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बाद में राष्ट्रपति बने, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माण कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने में कितनी बड़ी सोच थी, कितना बड़ा देश को आजाद करवाने के लिए विचार था कि जिसमें मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं होते थे। जो आज भी हम कहते हैं कि मतभेद तो हो सकते हैं पर दिल के अंदर भेद नहीं होते थे, मन के अंदर भेद नहीं होते थे। सबका एक ही उद्देश्य होता था कि किस प्रकार हम देश को आजाद करवाएं और किस प्रकार से जब संविधान बना तो जो अभी आपको बताया गया कि जिस प्रकार अम्बेडकर साहब के चेयरमैनशिप में संविधान निर्माण हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित के अंदर है हमारा संविधान। और मुझे इस बात का गर्व है कि कितनी बड़ी सोच उस वक्त में थी कि संविधान लागू होने के दिन से ही इस देश के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। संविधान लागू होने के साथ में, जबकि अमेरिका में जैसा बड़ा मुल्क है, विकसित राष्ट्र है,
कहते वहां 144 साल लगे थे। 144 साल लगे तब जाके वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। इंग्लैंड जिनके हम गुलाम थे, पूरी दुनिया में उनका सूरज नहीं डूबता था, वहां भी करीब 100 से ज्यादा वर्ष, 118 वर्ष लगे होंगे। अब कल्पना कीजिए हमारी महापुरुषों की सोच कितनी बड़ी थी उस जमाने के अंदर। और उसी रूप में संविधान का निर्माण हुआ जिसका आज दुनिया लोहा मानती है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में सब बात आ जाती है। और आज भी हम शपथ लेते हैं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग अगर अपना व्यवहार रखें, अपनी भावना रखें, तो मैं समझता हूं कि आदि समस्याओं का समाधान हो सकता है। पीवी राजगोपाल साहब ने, सुब्बा राव जी ने कहा, आज माहौल वो नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने संविधान की शपथ ली है तो सरकारें तो बदलती रहती है, पर संविधान को अगर आपके मूल में है, संविधान की भावना मूल में है जिसकी आप शपथ लेते हो, तो उसके बाद में आपको आचार विचार और आपके जो क्रियाकलाप है, आपकी सोच है, आपके एक्शन है, वो वैसे होने चाहिए। तो आज वो नहीं है। आज देश में बहुत बड़े चुनौतियां आ गई हमारे सामने। लोकतंत्र की स्वयं की चुनौती आ गई। लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है देश के अंदर। समाजवाद की भावना जो थी वो किस दिशा में जा रही है? नीतियां क्या बन रही है हमारी, वो किन वर्गों के पक्ष में है? धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो आज तो हिंदुत्व के नाम पे शासन हो रहे हैं देश के अंदर। ये तो बहुत आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग लग जाती तो बुझाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आग लगाने के काम है, ये बहुत आसान काम होते हैं। धर्म के नाम भड़का दो आप, जाति के नाम पे आप गांव में लड़वा दो लोगों को, बहुत आसान काम है। पर जाति के नाम पे सब प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे, सद्भाव से रहे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उत्तम होता है जब सबके दिलों में प्रेम की भावना हो, निस्वार्थ हो, जो सदियों से हम प्रेम और भाईचारे की बात करते आए हैं, वो भावना हो। पर सुब्बा राव जी ने कहा, जिस रूप में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गए थे, मैं भी बचपन में देखा, मैंने रात में जग रहा था मैं खुद भी, कब वो चंद्रमा पे पैर रखे वो क्षण मैंने भी देखा। और अभी सुब्बा राव जी कह रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कितनी खूबसूरत पृथ्वी दिख रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है। उन्होंने कुछ शब्दों में ही सब व्याख्यान कर दिया कि आज जब पृथ्वी बनी तब क्या सोच होगी, और आज जाति, धर्म, वर्ग सब बातें सामने आ गई, राग द्वेष सामने आ गए। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती आज इसलिए है, आज जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसियां हो आपकी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब दबाव के अंदर काम कर रही है। लव जिहाद, आप नारा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, नारा दे दीजिए। भड़काना बड़ा आसान काम होता है। और मैंने अनुभव किया, जिस परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। यही बात लागू होती है, गांव में झगड़े होते हैं वो गांव में विकास नहीं हो पाता है। यही बात लागू होती है जिले के अंदर या प्रदेश में या देश के अंदर। आप सब मिलके अगर आपकी सबकी भावना देश प्रेम की है, भाईचारे की है, सद्भाव की है, आगे ले जाने की है। हम कितने पिछड़े मुल्क के रूप में माने जाते थे, अब जाके आपकी कुछ हैसियत बनी 70 साल के अंदर, विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने थे क्या? जब आजाद हुए तब सुई नहीं बनती थी, वही बाढ़ चाहती थी। बिजली क्या होती लोग समझते नहीं, बिजली होती क्या है।
और फिर भी लोगों ने सुनना पड़ता नेताओं से, जो शासन में आते उनसे, 70 साल में क्या हुआ देश के अंदर। अंबेडकर साहब ने तो जिया है जिंदगी, मेरे बचपन के अंदर जो अपमान जिया और पिया है। जैसे गांधी जी के ऊपर जो घटना हुई थी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर, जब ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया गया, तो गांधी और अंबेडकर दो व्यक्तियों ने अपमान के घूंट को पिया और जिया, पर रिएक्शन करने की बजाय उस गुस्से को उन्होंने पाल लिया, अपना लिया, और वो उसका उपयोग किया समाज सुधार के लिए, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए, काले गोरों का भेद मिटाने के लिए, उस गुस्से को पाल करके गांधी जी ने गुस्सा पाला उसको। एक रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस के अंदर कि लड़के जाते वो अपने लिए, तो क्या न्याय मिलता या कुछ भी होता। उस गुस्से को पाल के उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे के भेद को लेके संघर्ष शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उसी प्रकार से जो बचपन में जो अपमान के घूंट पीने पड़े डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल के अंदर भी, उस गुस्से को उन्होंने पाला और काम में लिया। इंग्लैंड गए, विद्वान बन के आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भागीदार बने, और जो संविधान की मूल भावना वही है समरसता की, जो आज भी सहज मूल भावना को उसमें प्रतिपादित किया। छुआछूत की बात हो, आरक्षण की बात हो, ये तमाम आजादी के बाद में फैसले हुए हैं, पंडित नेहरू के जमाने में फैसले हुए हैं। राजीव गांधी ने 73-74 अमेंडमेंट किया, उसके पहले गांव में कोई सरपंच बनने देता है SC ST का आदमी को, महिला को, महिला चाहे किसी कौम की जाति की हो, कौन परवाह करता उसकी, पुरुष प्रधान देश है। तो पर जो क्रांतिकारी कदम उठाए संविधान संशोधन के माध्यम से, उसके बाद में आज महिलाएं भी, SC भी, ST भी, OBC भी प्रमुख बनते हैं, प्रधान बनते हैं, सरपंच बनते हैं, मेयर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो हमारा शानदार इतिहास है, शानदार उपलब्धि हमारी 70 साल की है। 75 साल होने आ रहे हैं 15 अगस्त 22 को, और जश्न मनाया जाएगा पूरे देश में। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत सरकार ने भी फैसला किया है, बड़ी कृपा करी उन्होंने, कम से कम ये फैसला तो किया जिसका हम स्वागत करते हैं। अब अगर आज जो गोष्ठी हो रही है, उस प्रकार की गोष्ठी अगर पूरे देश में हो, नौजवानों के सामने विषय रखे जाए जिसकी जरूरत है, राष्ट्रीय बहस हो, हर विषय पर हो, उपलब्धियों पे हो, कमियों पे हो, खामियों पे हो। जो गांधी जी कहते थे कि आज जो मैं कहता हूं जोड़ने कोई सही बात हो, कल हो सकता है मेरे खुद के विचार बदल जाए। मैं जो आपको कह रहा हूं जोड़ने को बात सही हो, पर हमारी युवा पीढ़ी को जब तक हम तैयार नहीं करेंगे वो खुल के डिस्कशन करे, चिंतन करे, मनन करे, पोस्टमार्टम करे हालातों का, वर्तमान स्थितियों का, उपलब्धियों का, कमियों का, खामियों का, उनमें सोच पैदा हो कि हमारा जो आने वाला कल है उनके ऊपर भार होगा। आज तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा है दुनिया के, 2/3 से अधिक आबादी तो युवाओं की है। और मैंने सुना कल भी कोई आर्टिकल या बता रहे थे 2045 तक यही रहने वाली है, युवा आबादी रहने वाली है देश के अंदर सबसे ज्यादा। तो क्यों नहीं हम युवाओं को, हमारा खुद का कर्तव्य बनता है कि हम उनको सही रास्ते पर ले आए, उनको अवसर प्रदान करें, उनको हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा महान है। आजादी के आंदोलन में किस प्रकार से लोग संघर्ष किए, जेलों में बंद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे। उस जमाने की जेलों में 10 साल तक बंद रहना कैसे कहते हैं। गांधी जेलों में बंद रहे बार बार,
कितने लोग जेलों में बंद रहे, लाठें खाई, गोले खाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़े। आजादी को ऐसे नहीं मिली है। आज जो सत्ता में बैठे हुए उन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 70 साल में क्या होगा। अरे आजाद मुल्क को करवाया है, कानून कायदे बनाए हैं, संविधान बनाया है और संविधान पे मुल्क चलता है। और ऐसे कहने वालों की ड्यूटी नहीं है कि जो शपथ लेते हैं मंत्री बनते वक्त में, तो शपथ को कम से कम उसकी सैंक्टिटी तो रखो। कोई रख रहे हैं लोग। इस प्रकार के हालात में आज चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि संविधान की मूल भावना दिल में उतारो शपथ लेते वक्त में। आपकी कलम चले तो उसके आधार पे चले। कितने हमारे महापुरुष कहते हुए, एक महात्मा गांधी ने तो कह दिया कि अगर आप सरकार में आ जाओ और कुछ फैसला करते वक्त में संदेह पैदा हो जाए तो आप उस वक्त सोचो उस गरीब आदमी के प्रति जो जिंदगी में आपने किसी को देखा है, फिर तय करो जो मैं फैसला वो करूं जो उसके पक्ष में जा रहा है क्या। ये सीख हमें आजादी की पहले मिल गई, आजादी के वक्त मिल गई। तो कहा तो हमारे महापुरुषों ने, हमारा सौभाग्य है कि इस कुदरत ने हमें, जब हम गुलाम थे तो ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए देश के अंदर, जिनके कारण से सही रास्ते पे चलते हुए अहिंसा के रास्ते पे चल करके इस मुल्क को आजाद करवा दिया। और गांधी ने पूरी दुनिया में, आज उनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है दुनिया आज 2 अक्टूबर को, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी जी ने बाकायदा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, इसके लिए प्रस्ताव पास किया, विदेश मंत्री को भेजा आनंद शर्मा को वहां पर यूएनओ के अंदर, सबसे बातचीत करवाई गई, उनको समझाया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। और ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी के अंबेडकर के मतभेद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंबेडकर के मतभेद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतभेद थे। ये इसी में लोगों को गुमराह करते हैं। इनको पूछे आपका क्या लेना देना है उन बातों से, आप तो कोई संपर्क भी थे उस वक्त में, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे आप, तो वो लोग थे आप। कितना बड़ा दिल था। जो अंबेडकर अलग भी था, मान लीजिए कांग्रेस में नहीं थे, तब भी उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थी मतलब सोच देश के प्रति। अगर ये सोच आज हो जाए नेताओं में, कि कोई बड़ी पार्टी के नेता हो, कोई दुश्मनी नहीं हमारी आपस के अंदर, लड़ी होनी चाहिए विचारधाराओं की, कार्यक्रमों की, नीतियों की। हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी सोच है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उस पर ध्यान जाना चाहिए। आज भी कई ऐसी समस्याएं जो मिलके सब लोग एकजुट होकर कर सकते हैं। मैंने कल मीटिंग में कहा कि आज ये पर्दा घूंघट प्रथा है, औरतों का आप कैद रखते हो घूंघट के अंदर जिंदगी भर। अरे जो पुरुष प्रधान देश बना हुआ है सदियों से, अब वक्त आ गया है साइंस का, टेक्नोलॉजी का। जो राजीव गांधी ने कहा था 21st सेंचुरी में ले आएंगे देश को, उसके माने ये थे। आज आपके इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आ गए, पूरी क्रांति आ चुकी है। ऐसे वक्त में जो अंबेडकर ने शिक्षा दी है, शिक्षित बनो, एकजुट रहो और संघर्ष करो। उसके आज भी मायने हैं। छुआछूत आज भी हो रही है 70 साल के बाद में भी। कोई ध्यान देता उसके ऊपर? बचपन में हम सुनते थे कि जो फ्रीडम फाइटर होते थे उस जमाने के, चाहे वो ब्राह्मण होते थे, कोई होते थे, जब जयनारायण व्यास चले राजस्थान जोधपुर के, माणिकलाल वर्मा उदयपुर के, कितने नाम गिनाए। उस जमाने में लोग मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करते थे, हरिजनों के लिए, और लाठीचार्ज होता था इनके ऊपर। आज हम सुनते ही नहीं है इन बातों के ऊपर, ध्यान जाता नहीं कि मानवता में कलंक नहीं है। छुआछूत होना मानवता में बड़ा कलंक नहीं है क्या? आज भी हम आजाद कहलवाते हैं देश के अंदर, पर आज क्या है? मानव के साथ में भेदभाव, छुआछूत हो रही है।
आज भी हो रही है। तो अंबेडकर का सपना कोई पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए आज भी चाहे कोई जाति धर्म का आदमी हो, इन समस्याओं पे ध्यान देना पड़ेगा। जो अंबेडकर की बात नहीं है, महात्मा गांधी की बात है, जो मानवता की बात है, जो उन्होंने हमें समझाई है। छत्तीसी कौम मिलकर के पहले की तरह जो कुरीतियां हैं उस पर संघर्ष करे, चोट करे उसके ऊपर। मैंने कहा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए, कॉमन प्रोग्राम है। हमने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया राजस्थान के अंदर। महिला कॉलेज खोल रही है, हमने कहा कि जहाँ 500 लड़कियां पढ़ेगी कहीं स्कूल के अंदर, उसको अगले साल हम लोग कॉलेज बना देंगे उस स्कूल को लड़कियों के लिए। और भी कई बातें हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके अंबेडकर साहब का जो जन्मदिन सब मनाते तो हैं, पर इस वक्त में हम सब ऐसे प्रेम भाव से रहें। धर्म और जाति के नाम पे बात करने के बजाय हम लोग बात करें, हम सब एक हैं, देश पूरा मुल्क एक है। विचारधाराएं अलग अलग है पार्टियों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज मुल्क एक रहा है, अखंड रहा है, ये कोई कम बात है क्या? अनेकता में एकता वाला मुल्क है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, क्या क्या भाषा है, समझ में नहीं आता लिखा हुआ क्या है। और किस प्रकार से जातियां हजारों हैं, बोलियां हजारों हैं, अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सब धर्म अलग हैं, तब भी आज एक रहे हैं। खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, जान दे दी अपनी, सीना छलनी हो गया उनका। बांग्लादेश आजाद करवाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसी ऐसी बातें इंदिरा जी ने कहाँ सीखी? बचपन में जब फ्रीडम मूवमेंट में सीखी थी। इसलिए उनके दिल के अंदर भाव थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ देश के लिए। देश एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। राजीव गांधी शहीद हो गए। तो आज अंबेडकर जयंती मनाए, चाहे किसी महापुरुष की जयंती मनाए, हमें उस जमाने को याद करना चाहिए जिस जमाने के अंदर हम गुलाम थे, क्या प्रथाएं थी, क्या क्या नहीं थी। वो लंबा पोस्टमार्टम हो जाएगा। पर आज तो हम आजाद हैं। आज हम बहुत हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज हमारे यहाँ किस प्रकार से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के सैटेलाइट 101 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए। कितनी बड़े गर्व की बात होती है। दुनिया भर के मुल्कों के सैटेलाइट हिंदुस्तान में लाकर छोड़े जाते हैं आकाश के अंदर। तो आज हमको एटॉमिक पावर तक हमारे यहाँ बन गई है। इंदिरा गांधी के जमाने पहला विस्फोट पोखरण में हुआ था। तो मैं कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब के नाम की हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, राजस्थान की लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। दुर्भाग्य से पिछली गवर्नमेंट ने उसको एक्ट लाके खत्म कर दिया। आप बताइए ये कहाँ की समझदारी कि एक यूनिवर्सिटी बन गई। हिंदुस्तान के इतिहास में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, वो कभी खत्म होती नहीं है। पहला किस्सा था जब यूनिवर्सिटी बनी हुई को खत्म कर दिया गया एक्ट बना करके। वापस हमने वापस सरकार संभाली आप लोगों का आशीर्वाद से। वापस यूनिवर्सिटी को हमने उसको एक्ट पास किया। और अब जो यूनिवर्सिटी जिस रूप में काम कर रही है, अभी 2 दिन पहले इनको जमीन का अलॉटमेंट भी हो गया आपको 1,04,82 वर्ग मीटर का। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी उसका शिलान्यास करो, जल्दी आप जल्दी काम शुरू करें। और डॉक्टर अम्बेडकर की नाम की यूनिवर्सिटी राजस्थान के राजधानी में एक मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और संविधान की मूल भावनाओं का आजकल तो हमारे गवर्नर साहब कलराज मिश्र जी खुद पढ़ के सुनाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम नई पीढ़ी तक बात पहुंचे। सही कलराज मिश्र जी ने तो उनके जो कर्तव्य क्या है वही समझाते हैं लोगों को। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर का जो रास्ता दिखाया हुआ है उस पर चलते हुए हम समरसता। और ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि वो किसी कौम के खिलाफ नहीं थे। वो अम्बेडकर साहब किसी कौम के खिलाफ नहीं थे। वो तो चाहते थे कि जो दलित है उनके साथ भेदभाव नहीं हो। वो खुद भुगत रहे थे बचपन के अंदर, पानी तक नहीं पी सकते थे, पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता था। जो जो किससे सबको मालूम है, मैं क्या वापस रिपीट करूं। परंतु उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने की आज भी आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान
का निर्माण हम सबको गर्व है। आज हम उनको याद करते हैं, आह्वान करते हैं हमारे प्रदेशवासियों को। हमारे प्रदेश में हम लोग सब मिलकर के जाति, धर्म, वर्ग सब मिलके हम लोग कैसे राजस्थान के विकास में हम लोग आगे लगे और जो सामाजिक कुरीति है उनको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। यही बात कहता हूं। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनको भी, और जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। और मैं समझता हूं कि वो सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अभी इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। एक से एक बढ़ के उन्होंने काम किया इस क्षेत्र में। यही मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोग ऐसे, और आज जो सम्मानित हुए हैं 17 लोग तो हैं जिले के अंदर और 3-5 लोग हुए यहाँ पर, 4 लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे प्रेरणा लेकर के और लोग आगे आएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो भावना थी, जो सिद्धांत थे, उनको आगे बढ़ाने में वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये बात कहता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कहना चाहूंगा सुब्बा राव जी के बारे में और पीवी राजगोपाल साहब के बारे में। जिंदगी खपा दी इन लोगों ने, पता नहीं कितने हजारों लाखों युवाओं को इन्होंने तैयार किया देश के अंदर, जो आपके हमारी तरह की भावना के लोग हैं, जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी को मानने वाले हैं और भावना पैदा करने वाले लोग बने हैं। और मैं देख रहा हूँ सुब्बा राव जी को 50 साल से अधिक हो गए मुझे जानते हुए, ज्यादा हो गए 50 साल से। बचपन से मैंने, जब ये जोधपुर में आए थे 60 के दशक में, तब से मैं जानता हूँ। 40 साल तो वो, 20 साल ये, 60 साल हो गए। 60 साल से मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ और आज तो देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि नौजवान की तरह दिखते हैं। आवाज बड़ी बुलंद थी आपकी आज। 4 महीने पहला बीमार पड़ गए तो मैं मिलने आया था बेंगलोर आपसे, तब में आज में रात दिन का फर्क है। और आज तो आपकी, जब आपने विचार पकड़ कर रहे थे तो बहुत ही आवाज बुलंद थी, लगते नहीं कि आप बीमार हुए थे। भगवान आपको लंबी आयु दे, दीर्घायु हो, और आप जिस प्रकार युवाओं को जोड़ा है देश भर के अंदर, आपके नाम से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर, हर गांव के अंदर कोई न कोई युवा मिल जाएगा। अभी जब पुरस्कार लेना आए थे मेरे पास एक भाई, क्या नाम उनका, इधर आओ, ये आदिवासी क्षेत्र के हैं, क्या नाम, कोदरलाल बुनकर, आदिवासी बांसवाड़ा से हैं। सुब्बा राव जी ये कह रहे हैं मुझे सुब्बा राव जी के दर्शन करवा दिया आपने। आदिवासी है ये, आदिवासी क्षेत्र से बुनकर। ये कह रहा है कि आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से सुब्बा राव जी के दर्शन करवा दिए। आपके प्रोग्राम जुड़ा हुआ है पहले से ही। कानोता बांध तैयार हुआ था पूरा, जो कानोता, तो जयपुर में हो तो? जी जी, जयपुर में कानोता बांध तैयार हुआ था। कानोता बांध मैं भी आया था वहां पर जयपुर में, और केरल में, और केरल में भी मिले। केरल में गया जी, ये केरल गया। केरल आपके वहां प्रोग्राम के अंदर केरल जाके आया है, बताइए आप। तो ये कह रहे हैं मुझे सुब्बा राव दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। बहुत खुश है ये। कितने लोगों तैयार किया होगा। और इसी प्रकार पीवी राजगोपाल साहब 1-1 लाख लोगों की, किसानों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के ये चलते हैं। भोपाल से दिल्ली तक आते हैं। 1-1 लाख लोग किसे कहते, कल्पना कर सकते हैं आप। रास्ते भर भोजन का, उनका सोने का इंतजाम करना, रास्ते भर इनको लोग मदद करते रहते हैं। आगरा के अंदर, धौलपुर में हम लोग भी कोशिश करते हैं कैसे इनको कुछ सहायता मिले। तो ये संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व हैं, ये भी गांधीवादी हैं और जिंदगी जी रहे हैं ये भी गांधी के विचारों को लेकर के। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। अम्बेडकर साहब के, उनकी जो जीवनी है उनको अपना करके कई लोग मिलेंगे आपको। सब अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे सब लोगों को नजदीक आने की, करीब आने की जरूरत है। यदि सब मिलकर के, छत्तीसगढ़ कौम के लोग मिलकर के हम कैसे हमारा जो शानदार गुलदस्ता देश का, विभिन्न गुलदस्ता जो होता है, ये बात कह के मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। को बगीचे के अंदर गुलदस्ता होता है, अगर वहाँ अलग अलग रंगों के फूल होते तब जाके वो गार्डन कहलाता है, बगीचा कहलाता है। अगर एक ही रंग के फूल हो बगीचे के अंदर, गार्डन में,
तो वो गार्डन नहीं है, मजा भी नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारे मुल्क में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ग और आपके अलग अलग बोलियां, भाषाएं हैं। ये गुलदस्ता हमारा मुल्क का है, इसको बनाए रखने का फर्ज हम सबका है। और जिस प्रकार से हरकतें हो रही है, जिस प्रकार से सूर बदल रही है, जिस प्रकार से विचार प्रकट हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मिस्टर राजगोपाल जी ने कहा कि हिंसा का माहौल है तो आपको अहिंसा के माहौल को उससे बड़ा करना पड़ेगा। मैं इससे सहमत हूं। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपका उद्बोधन हमेशा एक नई प्रेरणा जगाता है और आपके नेतृत्व में ये प्रदेश विकास की नई इबारत लिखने के साथ ही हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के अंत में मैं शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के समन्वयक श्री मनीष कुमार शर्मा जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो सभी का आभार प्रकट करें। आज के कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कुछ दिन पूर्व ये बात और चिंता भी जाहिर की थी कि लोग धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, उसको बांटने के बाद में फिर वो जाति के नाम पे बांटना शुरू करेंगे। तो आपकी उस चिंता को लेते हुए अल्पसंख्यक विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग दोनों ने मिलकर दोनों वर्गों के लोगों को जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आज आपके सामने साकार किया है। इसके लिए मैं आपकी उस सोच के लिए और आपके संदेश के लिए आपका आभारी हूँ। आदरणीय सुब्बा राव साहब, जो भाई जी हमें लगातार आशीर्वाद उनका मिलता है। आदरणीय पीवी राजगोपाल साहब, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी मांग पर आपने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का उस दिन घोषणा की। आदरणीय साले मोहम्मद साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह यादव साहब, माननीय मुख्य सचिव महोदय समीर शर्मा साहब, ओपी बनकर साहब, राजेश गुप्ता साहब और हमारे कुलपति श्री देव स्वरूप साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और जिलों पे सब लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत सबने अपना समय दिया। आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं, आप सभी बैठे रहें अपने स्थान पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ और भी हमसे कहना बात कहना भूल गया था मैं आपको, कोविड के बारे में। कोविड-19 कोरोना